एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। मैं साक्षी आपका स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से परिवार में। आज मैं आपको 13/11/2021 की शिफ्ट 1 कराने जा रही हूँ। जीएस की मैं पहले ही 3 वीडियो करा चुकी हूँ। जिस किसी ने 12/11/2021 की तीनों शिफ्ट नहीं की हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर पहले उन शिफ्ट को करें, उसके बाद आप इस वाली सीरीज़ पर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है। किसके? भूदान आंदोलन के। महात्मा गांधी, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद या फिर विनोबा भावे। तो कौन है इनमें से भूदान आंदोलन के? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी, यानी कि कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे। ठीक है। और यह एक कौन है? स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। यह क्या था? एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1951 में आंध्र प्रदेश के नलगोंड जिले के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1951 में आंध्र प्रदेश के नगलौंड जिले के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। लेकिन वर्तमान में यह गांव कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन को लाना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया होता है? किससे होता है? विटामिन B2 से होता है, B12 से होता है, B1 से होता है या फिर B6 से होता है। तो किसकी कमी से होता है? किसकी कमी के कारण से होता है मनुष्य में रक्त अल्पता? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि विटामिन B12 की कमी से। ठीक है। किसकी कमी से? B12 की कमी से। और यह विटामिन शरीर में तंत्रिका प्रणाली यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण क्या होता है? मस्तिष्क आघात यानी कि ब्रेन डैमेज हो सकता है। विटामिन B12 का स्रोत क्या क्या होते हैं? मांस, कलेजी, दूध। और विटामिन B1 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? B1 से आपका क्या होता है? बेरी रोग। कौन सा होता है विटामिन B1 की कमी से? बेरी रोग। ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। और विटामिन B2 जीवा का B2 क्या होता है? B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों में लाल होना तथा जीवा का फटना, ये सभी किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B2 की कमी से, जिसमें लक्षण दिखते हैं ये। विटामिन B6 जिसे हम क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, उसकी कमी से रक्त में किसकी कमी हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती है और त्वचा रोग भी हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48A या फिर अनुच्छेद 44। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 48A में बताया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 39 में राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांत ये सभी बताए गए हैं। 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तथा अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए 43 यानी कि 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग। ठीक है। और 43 से क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज ए में यानी कि के में क्या होता है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों यानी कि वर्कर्स का भाग लेना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 से 21 के बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान की व्याप्ति को वर्तमान में 30% से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्तमान में से कितने परसेंट कर दिया गया था 2020 से 21 वाले बजट में? तो पहले कितनी थी? 30 से बढ़ाकर इसे कितने परसेंट कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि कितना कर दिया था? 70% कर दिया था। ठीक है। 30 से 70%। और कृत्रिम जो वीर्य सेचन होता है यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें गर्भाधारण कराने के लिए उद्देश्य से मैथुन के बजाय अन्य तरीके से मादा के गर्भाशय में नर का क्या किया जाता है? शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय, संक्रामक या फिर संसर्गज रोगों के विषय का एक भाग क्या है वो आपको बताना है। राज्य सूची का भाग है, संघ सूची का, अवशिष्ट सूची या फिर समवर्ती सूची। तो इसका विषय किसका भाग है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका?
डी यानी कि किसका है, समवर्ती सूची का। ठीक है, समवर्ती सूची का। मूल संविधान की इन सूचियों में क्रमशः कितने कितने भाग हैं, मैंने आपको बताए भी थे, जो अब बढ़कर कितने कर दिए गए राज्य सूची में 100 और 61 किसमें थे हमारे 61 तथा समवर्ती सूची में 52 कर दिए गए हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मैंने आपको बताया था 100 भाग हो गए हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में कितने हो चुके हैं, 52। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या फिर संसर्गज रोगों का विषय किसमें है, समवर्ती सूची का एक भाग है, यानी कि किसके अंदर है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, इनमें विषय कितने कितने थे, पहले थे 9, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर क्या है संघ, यहाँ पर 7 बना देती हूँ, संघ सूची, ये है हमारी राज्य सूची और ये है हमारी समवर्ती सूची। ठीक है, पहले कितने कितने थे, पहले इसमें थे 97। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे संघ सूची में विषय थे वो कितने थे, 97। अब चेंज होकर कितने हो गए, 100। ठीक है, राज्य सूची में पहले कितने थे, 66, जो अब वर्तमान में कितने हो गए, 66 की बजाय कितने हो गए, 61। ऐसे ही समवर्ती सूची में पहले हमारे कितने विषय थे, 47, कितने थे, 47, और अब चेंज होकर कितने हो गए, 52। ये आपको याद रखना है। करंट का डेटा है 100, 61 और 52, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और पहले कितने थे, 97, 66 और 47। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, किसमें है, भाग 2 में, भाग 14 में, भाग 18 में या फिर भाग 7 में। तो किस में दिया गया है आपको भाग, भारतीय संविधान के किस भाग में, किसका, संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग में कौन होते हैं, वो राष्ट्रपति, मैंने आपको पहले बताया था। राज्य लोक सेवा के आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, राज्यपाल, और संघ लोक सेवा में कौन होंगे, राष्ट्रपति। तो ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 14। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और उसके निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए। कितने से कितने तक, अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। ठीक है, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के समांतर राज्य में क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एसपीएससी होता है। और संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। लेकिन लोक सेवा आयोग में कौन करता है, राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, और जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसमें कितनी कार्यकाल, जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो तो या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा वो माना जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ संघ और नीचे लिख देती हूँ लोक। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग में क्या होता है, 6 वर्ष या 65, जो भी पहले हो जाए। लेकिन लोक सेवा आयोग में क्या होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 62, ये याद रखना है। संघ होगा तो 65 होता है और लोक होगा तो कितना होगा, 62। ये जरूर याद रखना है, पूछ लिया जाता है वर्षों में भी अंतर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, आयकर है क्या है, आयकर एक डैश है, तो वृत्ति कर है, प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है। तो आयकर कैसा कर है हमारा, एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयकर कैसा है, सबको लगता है नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये काफी बार पूछा गया है कि आयकर क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है, जो कि आपको एसआई के एग्जाम में 2.5 नंबर में दिला कर जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रत्यक्ष कर है जो किसके द्वारा लगाया जाता है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति की किस पर लगाया जाता है, आय पर लगाया जाता है। वृत्ति कर या व्यवसाय कर भारत में राज्य सरकार के द्वारा और एकमात्र यानी कि एकत्र किए जाने वाला कर है। ठीक है, और यह कैसा कर है, एक प्रत्यक्ष कर है, मैंने भी बताया था। सेवा कर किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है। सेवा कर किस पर, ये वाला जो सेवा कर है किस पर लगाया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है। ठीक है, इस कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी, सेवा प्रदाता की होती है। और ये कैसा होता है, सेवा कर आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी याद रखना। सेवा कर कैसा है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल में कितने विट्स होते हैं, 2 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 4। तो एक निबल में आपके कितने विट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 4। और अगर मैं थोड़ा इसके की पॉइंट बताकर चलूं तो एक बाइट में कितने विट होते हैं, एक बाइट में होते हैं आपके
बाइट, 8 बिट। एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 8 बिट। ऐसे ही 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 किलोबाइट बनाते हैं। 1024 किलोबाइट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 मेगाबाइट बनाते हैं। और 1024 मेगाबाइट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 गीगाबाइट बनाते हैं। याद करने की ट्रिक होती है, बिट बाइट ऐसे करके भी कर सकते हो, प्लस किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री को डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसको? प्रधानमंत्री को, जो कि वर्तमान में हमारे पीएम कौन है? मोदी जी। तो प्रधानमंत्री को किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री को? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, साधारणतः भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय आम चुनावों के परिणाम के आधार पर अनुच्छेद 75 के अनुसार इनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल या फिर गठबंधन का कौन होता है? नेता होता है। ठीक है, किसका होता है? लोकसभा में बहुमतधारी दल या फिर किसी गठबंधन का क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री भारत सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसका होता है? भारत सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कार्यपालिका, भारत सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी रक्षा का अधिकार डैश की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। कौन सी रक्षा का? आत्म नियंत्रण का, आत्मसंचलन का, या फिर आत्मसम्मान का, या फिर आत्म परिरक्षण का। तो किसका होता है आपका निजी रक्षा का अधिकार? ये होता है आत्म परिरक्षण, यानी कि खुद की रक्षा के लिए जो किया जाए। निजी रक्षा का अधिकार आत्म परिरक्षण की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति अपने खुद के बचाव के अधिकार का प्रयोग करके किसी कार्य को कर दे तो क्या होगा? उसका कार्य कोई अपराध नहीं होगा। किसके अनुसार? धारा 96 जो पहले थी, ठीक है, दंड संहिता में, उसके अकॉर्डिंग धारा 96 के अनुसार उसका अपराध एक अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी रक्षा के लिए यूज किया है। तो निजी रक्षा का अधिकार आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ठीक है, और यह सभी देशों में कानूनों को द्वारा मान्यता प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? यानी कि राज्यपाल एक होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में वो अकेला हो सकता है। तो वो किसके अंतर्गत? 8वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, 10वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, या फिर 7वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन डी, पहला संवैधानिक संशोधन। तो किसके द्वारा हुआ था ये? 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, और ये कब हुआ था संशोधन? 1956 में। 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पश्चात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बना सकते हैं? राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, यह सुविधा प्रदान की गई थी। और राज्यपाल एक राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य के अंदर जो भी उसे निर्णय लेने हैं तो वो लेता है। जैसा कि राष्ट्रपति किसका होता है? गणराज्य का प्रमुख होता है। ऐसे राज्यपाल किसका प्रमुख होता है? राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की? राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे प्रधानमंत्री की भी किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आपको इसे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइसेंस। इसे याद रखना, वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र को हम क्या कहते हैं? लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है? तो कौन सा है? वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण प्रमाणन पत्र, जीवन बीमा, या फिर चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो कौन सा होता है इसके लिए जरूरी? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपकी हेल्थ कैसी है तो इसके लिए चिकित्सा यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके अलावा वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र यानी कि लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज पता प्रमाण यानी कि पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, या फिर आवेदक के नाम, उपयोगिता कोई भी बिल। ठीक है, पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा उनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या इतिहास में
किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? कौन सा दशक है जिसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है? यानी कि जिस समय पर क्या हुआ था, जनसंख्या क्या हुई थी, खतरे में, या फिर वो जल्दी जल्दी से मरने लगी थी। तो वो कौन सा है? 1921 से लेकर 1951, 1901 से लेकर 1921, 1981 से 2011, या फिर 1951 से 1981। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि 1951 से लेकर 1981। ठीक है, इसे विस्फोट की अवधि के रूप में क्यों जाना जाता है? जहां पर मृत्यु दर में तेजी से क्या हुई थी? गिरावट के कारण। ठीक है, किसमें हुई थी? मृत्यु दर में तेजी से गिरावट हुई थी। लेकिन देश में उच्च प्रजनन दर किसको माना जाता है? 1991 से लेकर 2001 को उच्च प्रजनन दर उच्च प्रजनन दर के लिए कौन सी मानी जाती है? 1991 से 2001। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना किसका है? संघ सूची का। होती है ना 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची जहां पर कितने थे? 100 विषय थे, तो उसमें से ये उसका विषय है। ठीक है, और संविधान में इसका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 246 में मिलता है। और सबसे पहली जो हमारी जाति आधारित जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? जो कि सर्वोच्च, सबसे ऊंचा है, वो कानून अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, या फिर भारत के न्यायाधिकर्ता। तो कौन होते हैं भारत के महान्यायवादी? ये आपके कौन होते हैं? सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। और अधिकतर क्वेश्चन आता है काफी, यूपी पुलिस में, यूपी कांस्टेबल, एसआई, मतलब अधिकतर सभी एग्जाम में आता है, दिल्ली पुलिस में भी ये आता है कि सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, किसमें? अनुच्छेद 76 यानी कि 76। राइटिंग को इग्नोर करना प्लीज। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। किसका? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। और यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कहाँ पर हुआ था? देहरादून में, गंगटोक में, नैनीताल में, या फिर शिमला में। तो कहाँ पर हुआ था? देहरादून, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी। इसे पहली बार 1878 में फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। किसके रूप में? फॉरेस्ट स्कूल के रूप में। ठीक है, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अब क्या बन गया है? ICFRI के तहत एक संस्थान है। ठीक है, जिसे यूजीसी HRD मंत्रालय की सिफारिशों पर 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? किसके? उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो कब लागू किया गया था? 2014 में, 2010 में, या फिर 2011 में, या फिर 2005 में। तो इसे कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2011 में लागू किया गया था। ठीक है, और 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, और अनुच्छेद किसमें? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21 के क्लॉज ए में। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा हमारा वो था संशोधन? 86वां संविधान संशोधन, कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य, ठीक है, करने का उपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद ने क्या किया था? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया था, जो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ था ये? 1 अप्रैल। इससे भी क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आपको पक्का मिलेगा, मेरी गारंटी है। 1 अप्रैल 2010 से
कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद के द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? किसमें? 1996 1996, 2005 यानी कि 2005, 1986 या फिर 1992। तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी, यानी कि 1992 में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की भारत की संसद ने 1992 में अधिनियमित किया था कि यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा क्या होगा? कदम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? किससे था? शाही फरमान के मुद्दे पर किस मुगल सम्राट का संबंध किससे था? थॉमस रो से था। तो किसका था? शाहजहां का, बहादुर शाह का, हुमायूं का या फिर जहांगीर का? तो किसका संबंध था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थॉमस रो से जहांगीर का। ठीक है, किस पर था? शाही फरमान के मुद्दे पर था। ठीक है, अब इसके अगर की पॉइंट की बात करूं तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में थॉमस रो 18 सितंबर 1615 को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। किसके राजदूत के रूप में? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में पहुंचा था और यह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा भी था। यह जहांगीर और शाहजहां दोनों से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल भी रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। अभिकथन और तर्क, आपको असर्शन और रीजन दिए गए हैं। क्या क्या है? सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्य आश्रित और परस्पर संबंधित है। तर्क क्या दिया गया है कि 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। ठीक है, जो अधिकार हुए थे उसमें विश्व सम्मेलन में किस पर जोर दिया गया था? इसी पर। तो आपका ए और आर दोनों सही है या फिर आर ए की सही व्याख्या नहीं है? ए गलत है और आर सही है, ए सही है और आर गलत है, और ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपकी ये बात भी सही है और ये भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन 14 से 25 जून 1993 को ऑस्ट्रेलिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह पहला मानवाधिकार क्या था? सम्मेलन था। ठीक है, और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना घोषणा और कार्रवाई को लागू करना। ठीक है, और मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस? 10 दिसंबर को। ये भी पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु डैश के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। तो विवाह के 5 वर्ष, विवाह के 2 वर्ष, विवाह के 7 वर्ष या फिर विवाह का 1 वर्ष। तो विवाह के कितने वर्ष के अंतर्गत होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मूल विधि में, ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो किसके अंतर्गत? विवाह के 7। और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 भी दहेज हत्या उस टाइम पर जहां किसी महिला की मृत्यु किसी भी जलन या शारीरिक परिस्थिति से अलग होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ क्रूरता या फिर उत्पीड़न किया गया है, तो पति या उसके पति की किसी रिश्तेदार के लिए, या तो पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार के लिए या दहेज की किसी भी मांग के संबंध में, ऐसी मृत्यु को हम क्या कहेंगे? दहेज मृत्यु कहेंगे। ठीक है, और ऐसे ही पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण भी माना जाता है। ठीक है, और उपधारा के प्रायोजन के लिए दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दिया गया है। ठीक है, जो कोई दहेज हत्या करेगा उसे कारावास से दंडित भी किया जाएगा और प्लस में 7 वर्ष से कम उसकी अवधि नहीं होनी चाहिए, इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? कौन? सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1991 में, 1974 में, 1986 में या फिर 1981 में? तो आपको कब सार्वजनिक दायित्व बीमा कब लागू किया गया था? 1991 में, यानी कि 1991 में। और कब? भोपाल गैस त्रासदी के बाद इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? खतरनाक उद्योगों से जुड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करना। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे सूक्ष्म जीव जिसके स्त्रीकरण में मदद करते हैं वो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो किसके स्त्रीकरण में मदद करते हैं? ये आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइट्रोजन के स्त्रीकरण में मदद करते हैं। ठीक है, इन रोगाणुओं को आमतौर पर जैविक नाइट्रोजन फिक्सर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक नाइट्रोजन फिक्सर। जैविक नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, फिक्सर भी कहा जाता है। मिट्टी में मौजूद राइजोबियम और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकते हैं और प्रयोग करने योग्य नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग किसके लिए? पौधों के द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार प्राप्त है, सरकार को ई गवर्नेंस का चयन करने का विवेकाधिकार प्राप्त है, या फिर किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है। तो इनमें से पहले हम ऑप्शन को देखते हैं कि कौन कौन सा। एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार प्राप्त है या नहीं है? तो क्या होगा? नहीं है, व्यक्ति नहीं कर सकता है। सरकार को यहाँ पर क्या है? सरकार को ई गवर्नेंस को चयन करने का विवेक का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल। किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और 3। अब देखते हैं नीचे कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर कौन थे? जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो कौन थी राष्ट्रीय सभा महासभा के अध्यक्ष पर? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वें सत्र के लिए नियुक्त किया गया था। इन्होंने बोल्कन वोजगीर तुर्की के स्थान भी ग्रहण किए थे 2021 के टाइम पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कानूनी सूक्ति नेसोसिएट्स पब्लिक मेजर एस्ट क्वाम प्राइवेट का अर्थ क्या है? तो आपको इसे बताना है। पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये रहा, कानूनी सूक्ति नेसोसिएट्स पब्लिक का मेजर एस्ट क्वाम प्राइवेट का अर्थ क्या है? निजी आवश्यकता सार्वजनिक आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है, निजी आवश्यकता विचार किए जाने के लिए अनिवार्य है, या फिर सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो सामाजिक आवश्यकता होती है वो हमारी निजी आवश्यकता से क्या होती है? अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये इसका अर्थ है। जैसा कि सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमेशा निजी आवश्यकता के विरुद्ध प्रबल भी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो किसके पास होता है ये? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इसकी की जाती है तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 48वें कौन थे हमारे? नाथुलापति वेंकट रमन थे। ठीक है, और जो कि कब तक रहा था इनका? जस्टिस रमन का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किस वर्ष में पारित किया गया था? 1948 में, 1950 में, 1960 या फिर 1975 में। तो किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका 1950 में किया गया था। ठीक है, और अधिनियम को कब? 1 जुलाई 1952 को। कब? 1 जुलाई 1952
52 यानी कि 1952 में पारित किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। 1950 में पारित हुआ था और 1952 में क्या हुआ था, लागू किया गया था। ठीक है, इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, क्योंकि इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानून एक सूची है जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और इसे संविधान का प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इस अधिनियम में कितनी, 7 अनुसूचियां और 344 धाराएं भी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प, कौन सा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो किसने रखा था 13 दिसंबर 1946 को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, उद्देश्य संकल्प को रखा था, जिसे सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया था इसे? 22 जनवरी 1947। ये भी आपको याद रखना है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में भी क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, जो इसमें संक्षिप्त में उसका संविधान का हमारे का सार, पूर्ण सार रूप इसमें निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, उज्ज्वल जल जीवशाला, झील, घास स्तर, या फिर महासागर? तो प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि हमारे जो घास के स्थल हैं। ठीक है, जैसे टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, या फिर घास के मैदान और रेगिस्तान, ये सभी किस में आते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था? संयुक्त राष्ट्र के साधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था? 2030, 2028, 2032 या फिर 2025? तो कब दिया था? 2030 तक के लिए दिया था, 2030 तक के लिए। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक 2015 में सतत विकास लक्ष्य के लिए कहाँ पर एजेंडा 2030 को निर्धारित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि 2030 तक सभी सदस्य देशों के द्वारा गरीबी को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, और असमानता जो होती है उसको कम कर दिया जाएगा, और आर्थिक शांतिपूर्ण और समृद्ध को मतलब समाज को क्या बनाया जाएगा, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? दोहरे परिसंकट के विरुद्ध, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 31 या फिर अनुच्छेद 27? तो कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी, यानी कि अनुच्छेद 20 क्या करता है? दोहरे परिसंकट के विरुद्ध हमारी क्या करता है? रक्षा, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 20, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसने अपराध तो एक किया है और उसे बार बार क्या करा जाए, उसके अपराध के लिए उसे बार बार उसके अपराध को डबल कभी ट्रिपल कर दिया जाए। तो केवल अगर व्यक्ति दोषी है तो उसे क्या होगा, एक ही बार उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 27 में किसी धर्म के विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, तथा अनुच्छेद 31 में क्या बताया गया है, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त कर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 31 में बताया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? किसकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मैंने अभी बताया था, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये भी सी हो जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आपको इन नियुक्तियों को ज्यादा से ज्यादा देखना है, क्योंकि नियुक्ति पक्का आपके एग्जाम में एक शिफ्ट में पक्का पूछी जाएगी। क्या पता आपकी उसमें नियुक्ति ही पूछ ली जाए, तो इसलिए आपको इस टॉपिक पर अच्छे से ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1981 में, 1982 में, 1984 में या फिर 1983 में? तो भारत की निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। और भारत के विदेशी व्यापार के वित्त पोषण, सुविधा और प्रचार के उद्देश्य से की गई थी। यह निर्यात और आयात के वित्त पोषण में लगे संस्थानों के कामकाज के समन्वय के लिए देश का क्या होता है? प्रमुख वित्तीय संस्थान होता है। एक्सिम बैंक का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। ठीक है, जो एक्सिम बैंक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनः भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है? तो कौन सा होता है? GSOMIA या फिर E2EE प्लस में 25, LEMOA, COMCASA। तो कौन सा है? कौन सा समझौता है जो भारत और अमेरिका के ईंधन भराई और पुनः भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं की पहुंच प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि LEMOA। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनेगी? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स। क्या बनेगी? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनः भरण के लिए एक दूसरे के निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान कराता है। और यह समझौता दोनों देशों के मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों जैसे कि पोर्ट ऑफ कॉल, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत से सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, और सबसे बड़ा लाभार्थी भारतीय नौसेना है। LEMOA का सबसे जो ज्यादा लाभार्थी है वो कौन है? हमारी भारतीय सेना है, जो विदेशी नौसेनाओं के साथ सबसे ज्यादा सूचनाओं का क्या करती है? आदान प्रदान और अभ्यास करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक पर शो दिखाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? कैमियो का, फेसट्यूब का, फेस ऐप का या फिर फेसबुक वॉच का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? फेसबुक वॉच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्क सेवा वेबसाइट है, सभी को पता है सोशल नेटवर्क है, जिसे किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि किसने किया था इसको, तो मार्क जुकरबर्ग ने। ठीक है, लॉन्च किया था कब? 4 फरवरी 2004 को, FEVRUARY, फरवरी को, और 2004। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? यानी कि कोशिका के भीतर जो केंद्र में होती है एक गोलाकार संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, नाभिक कहते हैं या फिर कोशिका झिल्ली। ये आपने नॉर्मल क्लास में भी पढ़ा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी, जिसे नाभिक भी कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक में एक झिल्ली जैसा पदार्थ घिरा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। नाभिक में गुणसूत्र होते हैं, जिसमें DNA और अणुओं के रूप में पेरेंट से अगली पीढ़ी तक के लक्षणों की वंशागति के बारे में जानकारी होती है। DNA क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा लगाया गया जुर्माना डैश तक बढ़ सकता है? केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा जो जुर्माना लगाया जाता है उसे कितने तक बढ़ाया जा सकता है? 250 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये। तो कितने तक बढ़ाया जा सकता है उसे? 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और वो भी 25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम किसके तहत की गई थी? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। ये भी पूछ लिया जाता है, किसके तहत की गई थी? 2005 के तहत की गई थी। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 क्या होते हैं? 10 से अधिक उसके सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर भी किसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? 10वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में, 9वीं में या फिर 7वीं में? तो किस में है दल बदल विरोधी कानून? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10वीं अनुसूची में।
ठीक है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान की अनुसूची को? 10वीं अनुसूची जो है इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन तथा 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं आपकी 9वीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो किसमें माना गया था? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, या फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या फिर नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, या फिर समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो किसमें माना गया था इसे? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में माना गया था। ठीक है। यह समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में से माना गया था। आदिवासी अधिकारियों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया था? एक विशेष अवकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने क्या 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों का खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। और ऐसा काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को देश के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ के बरकरार रखा गया था। ठीक है। एन.के. रॉय बनाम भारत संघ, खड़ग सिंह बनाम यूपी राज्य 1980 के प्रावधानों को, अहमद नूर मोहम्मद भट्टी बनाम गुजरात राज्य, या फिर सुनील बत्र बनाम दिल्ली प्रशासन। तो किसके? ऑप्शन नंबर ए.के. रॉय बनाम भारत संघ के द्वारा। ठीक है। और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को ए.के. रॉय बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ के बरकरार रखा गया था। मानव अधिकारों के अधीन किसी व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए किसी अपराध के अधीन ही बंदी बनाया जा सकता है, परंतु भारत में कुछ निवारक विधियां ऐसी हैं जिनके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने की पूर्व या अपराध करने से रोकने के उद्देश्य से बंदी भी बनाया जा सकता है। ठीक है। और निश्चित अवधि तक निरुद्ध रखा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 भी ऐसा ही एक क्या है? निवारक विधि है। ठीक है। जो कि ए.के. रॉय बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार इसे रखा था। इसी के साथ हमारी PYQ सीरीज की ये शिफ्ट 1 भी कंप्लीट होती है। मैंने आपको जीएस की टोटल 4 शिफ्ट करा दी हैं। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मैं गारंटी ले रही हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ कर गए ना तो आप इतना अच्छा पेपर करके आएंगे, बहुत ही अच्छा। और मैं आपके लिए आज शॉर्ट वीडियो में कुछ स्पेशल लेकर आ रही हूँ, तो आप सभी प्लीज़ शाम को 8 बजे मेरी शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें, उसमें आप सभी के लिए कुछ स्पेशल है। ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे इससे एक कहते हैं ना कि एक एनर्जी मिलती है। जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जितनी लाइक बढ़ती है, उससे मुझे एनर्जी सी फील होती है कि हाँ जो मैं कर रही हूँ मैं अच्छा कर रही हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।